नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहती हूँ जिससे इंडिया में 60% लोग या फिर उससे भी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इस बीमारी का नाम है दमा या अस्थमा। फ्रेंड्स, अस्थमा या दमा एक ऐसी बीमारी है जो सर्दियों के शुरुआत में या सर्दियों के शुरू होते ही लोगों को बहुत परेशान करने लगती है, जो लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं या जिनको भी दमा होता है। तो आज हम जानेंगे कि दमा के क्या कारण हैं, किसे कहते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि दमा किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दमा या अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका जो श्वसन प्रणाली है, उसको पूरा प्रभावित करता है और लंग्स की ही एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही होती है और बाद में अस्थमा का रूप ले लेती है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म डिजीज़ इसको बोल सकते हैं हम, अस्थमा को। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सांस की नली है और जो फेफड़ों की नली है, बाद में प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद फेफड़ों में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है और उसमें म्यूकस भर जाता है, बलगम भर जाता है। इसमें क्या होता है, आपका जो श्वसन तंत्र है, आपकी जो सांस की नली है, वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन होने लग जाता है और उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है या फिर बलगम का प्रोडक्शन बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने लगता है। फ्रेंड्स, जब ये सब प्रॉब्लम आपको श्वसन तंत्र में, आपकी सांस लेने की जो व्यवस्था है या उसका एयरवे कह लीजिए, उसमें अगर ये सब प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं तो आपको क्या होता है, आपको जब सांस लेंगे आप तो उसमें से एक सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी आपको, जिसे वीजिंग या विस्लिंग साउंड कहते हैं। वो आपके लंग्स में से आती है ड्यू टू आपका जो पैसेज होता है, सांस लेने का पैसेज होता है, वो कम चौड़ा रहने लगता है या फिर उसमें नैरोनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। उसकी वजह से आपको ये सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर कोई खोखला पाइप है तो अगर उसमें हम कुछ साइड में उसकी दीवारों से कुछ भर देते हैं तो उसमें एक नैरो स्पेस शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जगह जो पहले जितनी थी उससे फिर कम जगह शुरुआत हो जाएगी उसमें भरना, और उसमें से अगर हम हवा पास करेंगे या जिस तरह से हम लोग सांस लेते हैं और उसी तरह से अगर हम उस पाइप में हवा भरेंगे तो वो पाइप में से एक सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, और इसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत कठिनाई होती है और आपको सांस खींच खींच कर लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है और आपको डिस्निया होता है। किसी किसी को रात के समय बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। तो कुछ लोग सोते से उठ जाते हैं, आधी रात को उठ जाते हैं, क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। अब जानते हैं इसके कारण के बारे में या कॉजेज़ के बारे में। अस्थमा के क्या कारण होते हैं? तो सबसे पहला कारण होता है इसमें जेनेटिकली। अगर आपकी फैमिली में आपके मदर की साइड या आपके फादर की साइड में किसी को अस्थमा की हिस्ट्री रही है, या फिर आपके मदर फादर को हिस्ट्री रही है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को हिस्ट्री रही है अस्थमा की, तो ये आपको हो सकती है। फ्रेंड्स, दूसरा कारण है इसका, अगर आपको बहुत लंबे टाइम से किसी तरह की नाक की एलर्जी है, जिसे कि नेज़ल एलर्जी कहते हैं और मेडिकल टर्म में इसको एलर्जिक राइनाइटिस या फिर एलर्जिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो इन दोनों बीमारियों में से अगर आपको, ये इसको एलर्जी की बीमारियां बोलते हैं, एलर्जी होती है, इस बीमारी में क्या होता है कि आपको किसी भी डस्ट के कांटेक्ट में जाने से आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की एलर्जिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है तब। तो अगर इस तरह की अगर आपको बीमारी रही है, तो ये बीमारियां अगर सालों साल आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं, इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर ये अनकंट्रोल हो जाती है या अनट्रीटेड रह जाती है, इनका ट्रीटमेंट आपको टाइम पर नहीं मिल पाता है, तो ये सालों साल आपकी बॉडी में रहती हैं और ये 10 साल बाद या 20 साल बाद या 25 साल बाद ये अस्थमा में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर आपको नेज़ल एलर्जी है किसी तरह की, तो अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं या उसको अनट्रीट रहने दे रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं या रॉन्ग ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये आपका अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है कुछ सालों बाद। फ्रेंड्स, अब आते हैं कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो कि अस्थमा के लिए एक ट्रिगर का काम करते हैं। अगर आपको उसमें से कुछ भी मिल जाए तो आपका अस्थमा का अटैक आ सकता है या फिर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। तो कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे कि हाउस डस्ट। सपोज किसी पर्सन को अस्थमा है या उसको एलर्जी है, तो अगर वो अपने घर में डस्टिंग करता है या झाड़ना पोंछना करता है,
तो उसमें से डस्ट उड़ती है, अगर घर में से किसी वस्तु में से, किसी चीज़ में से अगर डस्ट उड़ती है तो वो उसके लिए सेंसिटिव है और उसको छींकें आना शुरू हो जाएंगी और खांसी आना भी शुरू हो सकती है। वो इस तरह के रिएक्शंस देते हैं अस्थमा के पेशेंट, तो उनको इस तरह से अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। तो सबसे पहला डस्ट एलर्जी, डस्ट की वजह से अस्थमा का अटैक पड़ सकता है, ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। दूसरा फ्लावर, अगर आप आटा छान रहे हैं या फिर अगरबत्ती का धुआं अगर आपको बर्दाश्त नहीं होता, उससे आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, तो ये भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है अस्थमा के लिए। बहुत ज़्यादा अगर किसी ने स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग परफ्यूम लगा रखा है या फिर डिओड्रेंट लगा रखा है, तो भी अगर आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, छींकें आ रही हैं, आप उसके लिए सेंसिटिव हैं, तो ये भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। जो बड़े शहर होते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, इस तरह के जो सिटीज़ होती हैं, बिग सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे फ्यूम्स, एयर पोल्यूशन बहुत होता है, फैक्ट्रीज़ का धुआं बहुत ज़्यादा होता है, केमिकल का फ्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको इस तरह की चीज़ों से बहुत एलर्जी होती है और ये ट्रिगर का काम करते हैं, उनके लिए अस्थमा का अटैक लाने का काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। और इसके अलावा अगर आपकी घर में कोई पेट एनिमल है, अगर उनके डेंडर या फिर उनके जो बाल हैं या फिर उनका जो धूल मिट्टी उनकी बॉडी से निकलती है उससे आपको एलर्जी है, तो वो भी अस्थमा को अटैक लाने में आपके लिए एक वजह बन सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा ट्रिगरिंग फैक्टर्स में और ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको, अगर मान लीजिए चेंज ऑफ वेदर होता है या फिर आप गर्मी से सर्दी में जाते हैं या सर्दी से गर्मी में जाते हैं या फिर बहुत ठंडी जगह पर जाते हैं घूमने के लिए, हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मोस्टली कोल्ड क्लाइमेट्स में, आपको पता भी होगा। तो ऐसे पेशेंट्स को वहाँ जाके भी अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अगर आपको इन सब में से किसी भी एक वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या अस्थमा ट्रिगर करता है, तो आपको इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। होता क्या है, ये अस्थमा या फिर नेज़ल एलर्जी टाइप की जो डिजीज़ होती हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक पड़ी रहती हैं, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमज़ोर करती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें और एडिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारी बीमारी हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देती है। ठीक है, तो अगर इसके अलावा आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, एलोपैथी में मोस्टली आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, तो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है, वीक करती है, तो इसकी वजह से आपको अस्थमा में और प्रॉब्लम्स हो सकती है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। तो अस्थमा में आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सिम्टम होता है आपको खांसी आएगी, जिसमें कि बलगम होगा, कफ वाली आपको खांसी होगी, और इसके अलावा आपको रात को आपकी नींद खराब होगी, रात को आपको उठना पड़ेगा ड्यू टू डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और आपको आधी नींद से उठना पड़ेगा, और आपकी छाती में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, किसी ने पत्थर रखा हुआ है, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे। इसके अलावा आपका हार्ट रेट भी बढ़ सकता है, टैकीकार्डिया जिसको बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको अस्थमा में सिम्टम्स क्या क्या और देखने को मिलते हैं। आप फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आपको होंगे, बहुत जल्दी जल्दी आपको सांस से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको, जैसे कि फ्लू होना, जल्दी जल्दी जुकाम हो जाना, छींकें आना, सर्दी लगना, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत जल्दी जल्दी होंगी। और आप जब सांस लेंगे तो आपको सीटी की आवाज़ सुनाई देगी, ये इसका बहुत मेन सिम्टम होता है अस्थमा का। और किसी किसी में कोई लोग इसको बोलते हैं कि सांस लेते वक्त आपको साएं साएं की आवाज़ सुनाई देती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको हैं तो आपको अस्थमा हो सकता है और आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहिए। फ्रेंड्स, अस्थमा में एक और सिम्टम होता है, आप नाक की बजाय मुंह से सांस लेंगे। फ्रेंड्स, अब आते हैं आपका जो बलगम का कलर रहता है वो किस तरह का होता है अस्थमा में। मोस्टली जो बलगम का कलर होता है अस्थमा में वो वाइट कलर का रहता है, बट अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है उसमें तो ये येलो कलर का भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं अस्थमा अगर बहुत ज़्यादा टाइम का हो जाता है तो क्या होता है, मतलब कॉम्प्लिकेशन ऑफ अस्थमा जिसको बोल सकते हैं। अगर आपको अस्थमा बहुत टाइम से है आपकी बॉडी में, ठीक है, तो एक कंडीशन आती है, एक टाइम आता है जिसको स्टेटस अस्थमैटिकस बोलते हैं। इस कंडीशन को स्टेटस अस्थमैटिकस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को सडन अटैक आता है अस्थमा का, और किसी पेशेंट को इस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ जाता है और किसी पेशेंट की डेथ तक हो सकती है, बट ये रेयरली केस में होता है।
सो अपने पास आप इन्हेलर रखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जहाँ भी अगर आप जाते हैं आप घर में इन्हेलर रखें, आपके पास इन्हेलर होना चाहिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो भी आपकी पॉकेट में इन्हेलर होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन किसी भी ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से आ सकती है। इसका कोई भी एक निश्चित टाइम नहीं होता है। फ्रेंड्स, स्टेटस अस्थमैटिकस एक अस्थमा की लास्ट स्टेज होती है और ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है अस्थमा की। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक मेडिसिन अस्थमा के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। अगर आप इसको टाइम से लेते जाएं और पूरे विश्वास के साथ ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको अस्थमा से बिल्कुल पूरी तरह से निजात दिला सकती है और आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म कर सकती है। सो होम्योपैथी में सबसे पहली मेडिसिन आती है ब्लाटा ओरिएंटलिस। ब्लाटा ओरिएंटलिस एक ऐसी मेडिसिन है जो अस्थमा के लिए एक तरह से रामबाण सिद्ध होती है और इसको आप किसी भी कंपनी में ले सकते हैं, WSI, रैकवेग या फिर SBL। इन तीनों में से आप किसी भी कंपनी में ले सकते हैं। 30 ml या फिर 100 ml की साइज़ में भी ले सकते हैं। इसमें ब्लाटा ओरिएंटलिस में क्या क्या सिम्टम्स आपको मिलेंगे? अगर आपको डिस्निया है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, सांस लेने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, और इसके अलावा अगर आपको विस्लिंग साउंड आ रही है चेस्ट में से, जो कि सीटी की आवाज़ बोलते हैं जिसको, वो आ रही है, और आपको म्यूकस आ रहा है, खांसते वक्त बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है, ठीक है, छाती में घरघराहट भी हो रही है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बलगम भरा हुआ है, तो आप इसको मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर में लीजिए। दिन में 3 बार 20-20 बूंदें एक आधा कप पानी में, गुनगुने पानी में आप लीजिए, और ये मेडिसिन आपको 6 महीने तक कंटिन्यू करनी है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन से आपकी जो विस्लिंग साउंड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको अस्थमा की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, अस्थमा के ट्रीटमेंट में दूसरी मेडिसिन है पोथोस मदर टिंचर। पोथोस मदर टिंचर एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर आपको डस्ट एलर्जी है तो ये आपको उससे बहुत हद तक बचाएगी। बहुत एक तरह से कारगर मेडिसिन है डस्ट एलर्जी के लिए, आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देगी अगर आप टाइम से इसको लेते रहते हैं तो। पोथोस मदर टिंचर आपको स्मेल एलर्जी अगर किसी चीज़ से होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं डिओड्रेंट या परफ्यूम से, अगर आपको छींकें आती हैं, नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, तो आप उस कंडीशन में भी पोथोस मदर टिंचर ले सकते हैं। या फिर अगर आपको धुएं से एलर्जी हो रही है और डस्ट से एलर्जी तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको भी आपको 20-20 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में आप लीजिए। ये आपको 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू करनी है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, थर्ड मेडिसिन आती है आपकी ग्रैंडेलिया मदर टिंचर। अगर आपको रात को सोते वक्त डिस्निया का प्रॉब्लम होता है और आपकी आधी रात को आंख खुल जाती है, या फिर आपकी डिस्टर्ब्ड स्लीप है ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो आप उस कंडीशन में ये ग्रैंडेलिया मदर टिंचर ले सकते हैं और आपको ये भी 20-20 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है मदर टिंचर में। ये भी आपको 3 महीने तक कंटिन्यू करनी है अकॉर्डिंग टू सिम्टम। अगर आपके सिम्टम्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं तो आपको डोज उसके अकॉर्डिंग कम करते रहना है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। फ्रेंड्स, फोर्थ मेडिसिन है इपिकैक। अगर आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है, तो इपिकैक में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके म्यूकस को एक्सपेल करने की ताकत रखती है। आपको जितना भी बलगम बन रहा है फेफड़ों में, आपको वो सारा का सारा एक्सपेल कर देगी, बॉडी से बाहर निकाल देगी। इसमें ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं और अंदर से हील आपको कर देगी। तो आपको इपिकैक 30 पोटेंसी में लेनी है। 2-2 बूंदें दिन में 3 बार, 1 चम्मच पानी में, गुनगुना पानी हो तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको लीजिए दिन में 3 बार और आपकी छाती से जो विस्लिंग साउंड आती है, वीजिंग साउंड आती है, उसको भी ये ख़त्म कर देगी। और अगर आपको इसी के साथ साथ वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि उल्टी आ जाएगी, इतना ज़्यादा म्यूकस बनता है कि आपको लगता है बहुत अंदर से उल्टी आने जैसी सेंसेशन हो रही है, तो भी आप इपिकैक ले सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये 2 सिम्टम इपिकैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा ही सेंसेशन होती है तो आप इपिकैक ज़रूर लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिसको भी इसकी ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे वीडियो से, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत लाभ पहुंचा है, तो आप इसको आगे भी बढ़ाइए, जिससे कि इसकी वजह से ज़रूरतमंद लोगों को भी इसका लाभ पहुंचे और वो अपनी बीमारियों से बाहर निकले।
और हमारे जो आसपास बीमारियां फैली हुई हैं उससे हमें दूर करने में मदद मिले। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना अस्थमा के बारे में, अस्थमा क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और आपको क्या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स ऐसे कौन से होते हैं जिसकी वजह से आपका अस्थमा बढ़ सकता है, आपको अस्थमा अटैक आ सकता है जो कि आपको डेथ तक लीड कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एक अस्थमा के पेशेंट को या फिर उनके अटेंडेंट्स को। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया, कॉम्प्लिकेशंस थी, होम्योपैथिक मेडिसिन्स थी, तो ये सब चीज़ें अगर आप जानेंगे तो आपको अस्थमा के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अस्थमा से निकलने के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत फ़ायदा आपको करेंगी, बशर्ते आप इसको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक यूज़ कीजिए, क्योंकि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत टाइम से बॉडी में पड़ी रहती है और इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप पेशेंस के साथ मेडिसिन लीजिए। इसके साथ साथ अगले पार्ट में मैं आपको अस्थमा से बचने के लिए आप क्या होम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा ना बने उसमें आपको हेल्प करेगी, या फिर और आप क्या ऐसा मैनेजमेंट कर सकते हैं जो कि आपको एडवर्स इफ़ेक्ट से बचाए। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन मस्ट है, इसके साथ अगर आप ये करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए, इसको आप अपनी लाइफ में लेकर आइए होम्योपैथी को, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बी फिट एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच, बाय।